बेरोजगारी के मामले को लेकर मोदी सरकार पर बरसे मनमोहन सिंह। कहा, नोटबंदी के फैसले से देश में चरम पर है बेरोजगारी। किसान मोर्चा तेज करेगा अपना आंदोलन। केएमपी एक्सप्रेसवे करेंगे जाम। चुनावी राज्यों को लेकर बनाई गई रणनीति। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया बड़ा ऐलान। बोले, हरियाणा में स्थानीय युवाओं के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% का होगा आरक्षण। कांग्रेस पार्टी में मतभेद। आनंद शर्मा का अधीर रंजन पर पलटवार। बोले, मैंने नेतृत्व के खिलाफ कभी टिप्पणी नहीं की, संगठन के हित में बात कही। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा, यूपी में हो रही हाथरस जैसी वारदातें, सीएम बंगाल घूम रहे। सीरम इंस्टीट्यूट को भारी नुकसान का खतरा। अप्रैल महीने की आखिरी तक 25% कोविशील्ड टीका हो जाएगा एक्सपायर। 8 हफ्ते में 2 करोड़ टीका लगाने की जरूरत। भारत पर साइबर हमले की कोशिश में चीन। भारतीय वैक्सीन कंपनियों के आईटी सिस्टम पर चीनी हैकर्स के साइबर हमले की कोशिश नाकाम। रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट में दावा, 2 बंदरगाह भी इन हैकरों के निशाने पर। यूपी के लखनऊ कमिश्नरेट क्षेत्र में 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू। राजनीतिक और किसान संगठनों द्वारा प्रदर्शन की संभावना पर लिया गया फैसला। यूरोपीय देश फिनलैंड में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आपातकाल लागू। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। कोविड मृत्यु दर दुनिया में सबसे ज्यादा। चीन भारत पर लगातार साइबर हमले की कोशिश कर रहा है। साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइफर्म ने यह दावा किया है। साइफर्म के मुताबिक चीनी सरकार समर्थित हैकिंग ग्रुप भारतीय वैक्सीन कंपनियों के आईटी सिस्टम को लगातार निशाना बना रहा है। भारत ने कई देशों को कोरोना वैक्सीन सप्लाई की है। इससे भारत की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में बिकने वाले 60% वैक्सीन का उत्पादन भारत ने ही किया है। सिंगापुर और टोक्यो स्थित गोल्डमैन सैक्स समर्थित साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइफर्म ने कहा कि चीनी हैकिंग ग्रुप APT10 या स्टोन पांडा भारतीय वैक्सीन कंपनियों को निशाना बना रहा है। साइफर्म का कहना है कि उसकी टीम ने भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर में अंतराल और कमजोरियों की पहचान की थी। ब्रिटिश विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 के साथ काम कर चुके साइफर्म के मुख्य कार्यकारी कुमार रितेश के मुताबिक चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के डेटा प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि चीन समर्थित हैकिंग ग्रुप APT10 सीरम इंस्टीट्यूट को लगातार कई दिनों से निशाना बना रहा था। उन्होंने हैकर्स की टीम के हवाले से बताया है कि सीरम इंस्टीट्यूट के मामले में कई कमजोर वेब सर्वर दिखाई पड़े हैं। हालांकि चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने भी साइफर्म के दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इतना ही नहीं, पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई के एक बड़े हिस्से में पावर ग्रिड फेल हो गया था। इस मामले का अब खुलासा हो रहा है। हाल ही में अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि चीनी सरकार से जुड़े एक समूह के हैकर्स ने मैलवेयर के जरिए भारत के महत्वपूर्ण पावर ग्रिड को निशाना बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक रेडेको नाम के एक हैकिंग ग्रुप ने भारतीय पावर सेक्टर को अपना निशाना बनाया। सोमवार को अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद फ्रैंक पालोन ने बाइडेन प्रशासन से अपील की कि भारत के पावर ग्रिड पर चीनी साइबर हमले के मामले में वो भारत का पक्ष ले। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अमेरिका को अपने रणनीतिक साझेदार का साथ देना चाहिए और भारत के पावर ग्रिड पर चीन के खतरनाक हमले का विरोध करना चाहिए। इस हमले के महामारी के दौरान अस्पतालों में बिजली कट गई और उन्हें जनरेटर्स का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने लिखा, हम चीन को ताकत और धमकी के बल पर इलाके में प्रभुत्व कायम नहीं करने दे सकते। हालांकि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। सोमवार को भारतीय विद्युत मंत्रालय ने साइबर हमले के बारे में कहा था कि इसका कोई असर नहीं पड़ा है। मंत्रालय ने कहा कि जिस खतरे की बात रिपोर्ट में की गई है उसके बारे में पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन के काम पर कोई असर नहीं पड़ा। इस तरह की घटना से ना तो कोई डेटा लॉस हुआ है, ना ही डेटा चुराया गया है। मंत्रालय ने ना तो चीनी साइबर हमले का जिक्र किया और ना ही मुंबई पावर ग्रिड के फेलियर का। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है
कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में बांग्लादेश को छोड़कर भारतीय सबसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन सबसे कम कमाते हैं। ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 वेजेस एंड मिनिमम वेजेस इन द टाइम ऑफ कोविड-19 के मुताबिक देर तक काम करने के मामले में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है और यहाँ कई बार एक हफ्ते में एक व्यक्ति को 48 घंटे तक काम करना पड़ता है। केवल गाम्बिया, मंगोलिया, मालदीव और कतर ही ऐसे देश हैं जहां भारत की तुलना में ज्यादा देर तक काम कराया जाता है। और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ की भी 1/4 जनसंख्या भारतीयों की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक वर्कर को चीन में औसतन 46 घंटे प्रति हफ्ते, यूनाइटेड किंगडम में 36 घंटे प्रति हफ्ते, अमेरिका में 37 घंटे प्रति हफ्ते और इजराइल में 36 घंटे प्रति हफ्ते काम करना पड़ता है। आपको बता दें कि ये आंकड़े विभिन्न देशों की एजेंसियों द्वारा मुहैया कराए गए 2019 के अनुमानों पर आधारित है। कुछ देशों के आंकड़े इससे पिछले वर्षों के भी हैं। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि कुछ उप सहारा अफ्रीकी देशों को छोड़कर भारतीय श्रमिकों को सबसे कम न्यूनतम वेतन मिलता है। यदि भारतीयों में देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाकों के लोगों को अच्छा वेतन मिलता है। साल 2018-19 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पुरुष महिलाओं की तुलना में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में अधिक देर तक काम करते हैं। ग्रामीण भारत में जहां 100 रोजगार पुरुष एक हफ्ते में 48 घंटे कार्य करते हैं, वहीं महिलाएं इसमें 37 घंटे बिताती हैं। वहीं निश्चित सैलरी पर कार्य करने वाले पुरुष एक हफ्ते में औसतन 52 घंटे और महिलाएं 44 घंटे काम करती हैं। वहीं कैजुअल वर्कर की श्रेणी वाले ग्रामीण पुरुष प्रति सप्ताह 45 घंटे काम करते हैं और महिलाएं 39 घंटे काम करती हैं। वहीं बात अगर शहरों की करें तो 100 रोजगार पुरुष प्रति सप्ताह 55 घंटे काम करते हैं, जबकि महिलाएं 39 घंटे काम करती हैं। वेतनभोगी कर्मचारी और नियमित वेतन पाने वाले पुरुष सप्ताह में 53 घंटे काम करते हैं, जबकि महिलाएं 46 घंटे काम करती हैं। वहीं कैजुअल वर्कर वाली श्रेणी के शहरी पुरुष सप्ताह में 45 घंटे काम करते हैं, जबकि महिलाएं 38 घंटे काम करती हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2020 में केंद्र द्वारा 4 नए श्रम कोड लागू किए जाने के बाद वैश्विक संगठनों के अनुरूप एक हफ्ते में 4 दिवसीय कार्य शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने इस पर विभिन्न लोगों की प्रतिक्रिया मांगी थी और टिप्पणियों को शामिल करते हुए जनवरी में एक ड्राफ्ट प्रकाशित किया गया था। हालांकि श्रम संगठन इसके विरोध में है। उनका कहना है कि इसके चलते प्रतिदिन 12 घंटे काम करना होगा। इस आधार पर हफ्ते में 48 घंटे काम कराया जाएगा। पर सरकार का दावा है कि कर्मचारियों को 4 दिन काम करके 3 दिन छुट्टी लेने की छूट मिल सकेगी, जिससे वो बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। बहरहाल इन सब से अलग अभी तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि भारतीय पूरी दुनिया में करीब सबसे ज्यादा वक्त काम करते हैं पर सबसे कम वेतन पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। एक वक्त था जब लोग ऑटो और बाइक से ज्यादा टैक्सी को प्राथमिकता देते थे, पर कोरोना महामारी ने करीब सब कुछ बदल कर रख दिया और ये क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। ताजे आंकड़े जो तस्वीर बयां करते हैं वो पुराने वक्त से बिल्कुल उलट है, क्योंकि अब लोग टैक्सी के मुकाबले ऑटो और बाइक को प्राथमिकता देने लगे हैं। आंकड़े बताते हैं कि सार्वजनिक वाहन का उपयोग भी पूर्व कोविड स्तरों की ओर बढ़ रहा है। साथ ही बाइक, टैक्सी और ऑटो रिक्शा जैसे मोड कैब की तुलना में तेजी से पटरी पर लौट रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि लोगों को कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए बंद टैक्सी की तुलना में बाइक, टैक्सी और ऑटो रिक्शा ज्यादा बेहतर और सुरक्षित विकल्प लग रहा है। टैक्सी कंपनी उबर का कहना है कि कम टच पॉइंट्स, बेहतर एयर सर्कुलेशन और बेहतर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऑटो को काफी हद तक सुरक्षित माना जा रहा है। वहीं उबर के अनुसार अगर कुल बुकिंग की बात करें तो कुछ शहरों में ऑटो रिक्शा की मांग पूर्व कोविड स्तर से भी ऊपर चली गई है। इंटरनेट सेक्टर कंसल्टेंसी फर्म रेडशीयर के आंकड़ों की बात करें तो जनवरी 2021 में 36 मिलियन कैब बुकिंग हुई। वहीं पिछले साल इसी वक्त यह आंकड़ा 66 मिलियन था। हालांकि ऑटो रिक्शा बुकिंग में पिछले साल 28 मिलियन के खिलाफ इस साल 23 मिलियन सवारी दर्ज की गई और बाइक टैक्सियों ने पिछले साल 19 मिलियन के खिलाफ इस साल 12 मिलियन सवारी दर्ज की।
इससे ये साफ पता चलता है कि कोरोना ने कैब बुक करने वालों को ज्यादा प्रभावित किया, जबकि ऑटो रिक्शा और बाइक टैक्सी बुक करने वालों को तुलनात्मक रूप से कम प्रभावित किया। साथ ही दफ्तरों के खुलने के बाद गैर मेट्रो शहरों की तुलना में महानगरों में ऑटो और टैक्सी की सेवाएं ज्यादा तेजी से बहाल हुई हैं। 80% के आंकड़े के साथ कोलकाता पहले स्थान पर है, जबकि मुंबई और दिल्ली 50% उछाल के साथ दूसरे स्थान पर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में शीर्ष 7 शहरों का हिस्सा जो जनवरी 2020 में 72% था, वो अब सवारी की संख्या के मामले में जनवरी 2021 में बढ़कर 75% हो गया है। उबर इंडिया के अध्यक्ष प्रभजीत सिंह ने कहा, जैसे जैसे शहर खुलने लगे हैं और लोग फिर से बढ़ने लगे हैं, हम नए सिरे से सवारियों की मांग देख रहे हैं, जो ड्राइवरों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम उनके लिए आजीविका के अवसर पैदा कर सकते हैं। साथ ही TERI के एक अध्ययन में कहा गया है कि लोग अधिक जोखिमों के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवाओं से हटने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे यात्रा के निजी साधनों का उपयोग बढ़ जाता है। कुल मिलाकर इन सब आंकड़ों से ये पता चलता है कि कोरोना ने हमारे जीने के तरीके को काफी हद तक प्रभावित किया है। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट तो रही है, पर लगता है अभी दिल्ली काफी दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।